10th क्लास। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक 16.7 जिसका नाम है रजिस्टर कलर कोड। बेटे क्या होता है कि जब प्रैक्टिकली आप कोई रजिस्टर लेते हो ना, परचेज़ करते हो, तो आपको उसकी रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है ना वो नहीं बताई जाती या नहीं लिखी होती। मिसाल के तौर पे एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस बना हुआ है, एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू 5000 ओहम्स है, लेकिन बेटे उसकी वैल्यू आपको उस रजिस्टर पे कहीं भी लिखी हुई नज़र नहीं आती। जैसे अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ खरीदते हो ना, उसके ऊपर उसकी पावर लिखी होती है, करंट उसका एम्पेयर लिखा होता है, लेकिन रजिस्टर जब लेते हो तो उसके ऊपर रेजिस्टेंस नहीं लिखी होती। इनफैक्ट उसके ऊपर ना इस तरह के कलर के बैंड्स लगे होते हैं। जैसा कि यहाँ पर पहला जो बैंड है वो ब्राउन कलर है, दूसरा है ब्लैक कलर, तीसरा अगेन ब्राउन, चौथा गोल्ड का। बहरहाल इस तरह के बैंड्स आपको देखने को मिलेंगे और वैल्यू देखने को नहीं मिलनी। तो ये जो बैंड्स होते हैं ना, ये रैंडम नहीं होते, बेसिकली ये कलर कोड्स होते हैं। यानी मैं आपको ये जो कलर कोड है ना वो डी कोड करना सिखाऊंगा कि आप कोई भी रजिस्टर देखो प्रैक्टिकली और उसके ऊपर आप कलर से अंदाज़ा करोगे कि इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू कितनी है। ओके, तो कहता है कि द रजिस्टर कलर कोड्स इज़ अ सिस्टम, ये पूरा एक सिस्टम है ऑफ कलर्ड बैंड्स प्रिंटेड ऑन द रजिस्टर्स। तो रजिस्टर के ऊपर प्रिंट होते हैं कलर वाले बैंड टू इंडिकेट देयर रेजिस्टेंस वैल्यू, और वो कलर बैंड्स आपको रेजिस्टेंस वैल्यू बताते हैं। ठीक है, एंड टॉलरेंस, यस शॉर्ट है टॉलरेंस और कॉन्सेप्ट भी मज़ेदार है। टॉलरेंस होता क्या है, गौर से सुनिएगा। मिसाल के तौर पर ना बेटे, ये एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू मैंने सपोज़ की है 5000 है, मैं ये नहीं कह रहा इसकी इतनी है, जो सपोज़ है 5000 वैल्यू है। अब एग्जैक्ट 5000 वैल्यू हो नहीं सकती, यानी जो कहते हैं ना पत्थर पे लकीर है कि 5000 ही हो जाए, ऐसा नहीं है, बल्कि इसमें कुछ कमी या बेशी का पॉसिबिलिटी होती है, इम्कान होता है। यानी हो सकता है कि एक्चुअल वैल्यू 4900 हो, यानी 100 कम, या हो सकता है कि एक्चुअल वैल्यू 5100 हो, यानी 100 ज़्यादा। तो आप 100 का फ़र्क देख रहे हैं ना, तो आप इस वैल्यू को यूँ लिखेंगे कि रेजिस्टेंस वैल्यू है 5000, ठीक है, उसमें प्लस माइनस होगा 100 का ओहम। तो हमें टॉलरेंस भी दी जाती है, यानी रजिस्टर के इन कलर पैटर्न के अंदर ना आपको टॉलरेंस भी देखने को मिलेगी, और टॉलरेंस आपको बताती है कि एक्चुअल वैल्यू जो है वो बिटवीन हो सकती है। यानी अगर 5000 के साथ प्लस माइनस अगर हमें 100 टॉलरेंस मिलती है ना, तो इसका मतलब होगा कि 5000 में प्लस करें 100, यानी 5100, एक्चुअल यहाँ भी हो सकती है, या 5000 में से माइनस करें 100, यानी 4900। तो इन दोनों के दरमियान वैल्यू हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं कि 5000 शार्पली वैल्यू हो। तो ये होती है टॉलरेंस, यानी कमी बेशी को बताने वाली वैल्यू। टॉलरेंस मीन्स हाउ मच अ रेजिस्टर्स रियल वैल्यू, के जो रेजिस्टेंस की रियल वैल्यू है ना कितनी ज़्यादा, कैन बी डिफरेंट फ्रॉम द वैल्यू रिटन ऑन इट। यानी जितनी वैल्यू आप निकालोगे फॉर एग्जांपल 5000, उसमें से कितनी डिफरेंट हो सकती हैं, इसका अंदाज़ा भी आपको बताया जाता है टॉलरेंस के ज़रिए। तो कलर कोड का या कलर कोड के सिस्टम का फ़ायदा क्या होता है? इन दिस वे द रजिस्टर्स वैल्यूज़ कैन बी आइडेंटिफाइड विदाउट यूजिंग मल्टीमीटर। मल्टीमीटर होता है जिससे आप कई काम कर सकते हो, करंट मालूम कर सकते हो, वोल्टेज मालूम कर सकते हो, रेजिस्टेंस भी मालूम कर सकते हो, यस। लेकिन मल्टीमीटर परचेज़ करना महंगी चीज़ है, तो उसके बगैर भी आप रेजिस्टेंस मालूम कर सकते हो कलर कोडिंग सिस्टम से। जी तो बेटे अब हमारे पास जो रजिस्टर होता है ना वो मोस्टली 4 बैंड्स वाला होता है, और हमारी बुक में डिटेल भी यही है, तो हम 4 बैंड वाले रजिस्टर को ही समझेंगे। बहरहाल अगर हम इस रेफरेंस के तौर पर इस डायग्राम को देखें तो ये 4 बैंड वाला रजिस्टर है ना, इनमें से जो ब्राउन पहला बैंड एंड ब्लैक दूसरा बैंड, ये जो कलर है ना, ये पहले दो कलर ये रिप्रेजेंट करते हैं स्पेसिफिक डिजिट को, वो आपको इस टेबल से मिलेंगे। यानी ब्राउन, एक टेबल भी आपको याद करना है, मैं उसका भी थोड़ा बहुत तरीका बताऊंगा। जो ब्राउन है ये कलर है, और उसके बाद नंबर है और मल्टीप्लायर है और टॉलरेंस है। ठीक है, सबसे पहला जो 2 कलर होते हैं ना वो बेसिकली नंबर, स्पेसिफिक नंबर के लिए होते हैं, उनका मल्टीप्लायर टॉलरेंस से कोई काम नहीं होता। ठीक है, तो ब्राउन का नंबर आप देखेंगे
तो बेटे ब्राउन इसमें आपको यहाँ पर मिल जाएगा, तो ब्राउन की जगह 1, यानी आपको सबसे पहले ब्राउन मिला, आप उसकी जगह नंबर लिख देंगे 1, ठीक। फिर आपको जो दूसरा डिजिट मिल रहा है वो है ब्लैक। ब्लैक भी क्या होता है, स्पेसिफिक डिजिट को ही उसने रिप्रेजेंट करना है, तो ब्लैक आपको मिल जाएगा यहाँ पर फर्स्ट वन, तो ब्लैक है बेसिकली 0, ठीक है। तो ब्लैक आने की वजह से 1 के बाद 0 यानी 10 वैल्यू बन गई रेजिस्टेंस की। अब अगली बात सुनिएगा बेटे, जो तीसरा कलर बैंड होता है ना वो मल्टीप्लायर होता है, यानी आपने तीसरे में मल्टीप्लायर पे आ जाना है। अब तीसरा है ब्राउन, तो अब आपने इसी ब्राउन का मल्टीप्लायर चेक करना है जो कि 10 की वैल्यू 1 है, यानी जो नंबर होता है ना जैसे 4 है तो मल्टीप्लायर मतलब 10 की पावर 4, 7 नंबर है तो मल्टीप्लायर मतलब 10 की पावर 7। तो अब हमारा इस एग्जांपल में ना ब्राउन है तीसरा और तीसरा होता है मल्टीप्लायर, तो ब्राउन का मल्टीप्लायर 10 की पावर 1, 10 की पावर 1 यानी 10 होता है, तो मैं उतने ज़ीरो लगा दूंगा, तो देखें एक ज़ीरो लग गया। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास क्या उसको बोलते हैं रेजिस्टर है ना, इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू कितनी है 100 ओहम इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू निकल आई, ठीक है, ये 100 का है। अब जो चौथा बैंड होता है वो क्या बताता है, गोल्ड। चौथा बैंड आपको टॉलरेंस बताता है, और टॉलरेंस के लिए चौथा बैंड सिर्फ ये तीनों हो सकते हैं, इनके अलावा ऊपर वाला कोई कलर नहीं हो सकता। यानी जो चौथा बैंड है जो बेसिकली टॉलरेंस बैंड होता है ना, वो हो सकता है गोल्ड हो सकता है सिल्वर हो, या हो सकता है कलरलेस, यानी चौथा बैंड हो ही ना, लेकिन इसके अलावा कोई नहीं हो सकता। हमारे इस केस में गोल्ड है चौथा बैंड और टॉलरेंस बताएगा, तो चौथे बैंड में आपने टॉलरेंस वाले कॉलम पे रहना है। गोल्ड की टॉलरेंस होती है ±0.5% यानी 5%, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 100 ओहम ±5%, ठीक है। अब आपको एक मज़ेदार बात बताऊँ, आप परसेंटेज में वैल्यू नहीं लिखते, तो मैं इसको रिमूव करता हूँ और 100 वैल्यू का 5% निकालता हूँ, तो बेटे 100 का 5% तो 5 ही होता है ना, तो आप ±5 लिखेंगे और फिर लिखेंगे ये पूरा रेजिस्टेंस की वैल्यू निकल आई। इट मीन 100 वैल्यू जो है वो उसमें से ±5% होगा या ±5 की वैल्यू होगी, यानी रियल रेजिस्टेंस इसकी 100 में 5 प्लस करो यानी 105 ओहम हो सकती है, या 100 में माइनस कर दो 5 यानी 95 ओहम हो सकती है। तो इस गिवन एग्जांपल में रियल वैल्यू 105 और 95 के इन बिटवीन होगी जी। तो बेटे अब देखें, कह रहा है कि इन आ 4 बैंड रजिस्टर, यानी अगर रजिस्टर में टोटल हुए 4 बैंड्स, तो जो फर्स्ट और सेकंड बैंड है ना वो इंडिकेट करेंगे फर्स्ट और सेकंड डिजिट, यानी पहले 2 बैंड्स बेसिकली डिजिट या नंबर को बताते होते हैं। जो थर्ड है ना वो मल्टीप्लायर है, और जो फोर्थ बैंड है ना वो टॉलरेंस बैंड है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ना एक और नीचे एग्जाम्पल गिवन है, यानी फॉर एग्जाम्पल से लेकर आप यहाँ तक जाएंगे ना तो आपको एक और एग्जाम्पल है, आपने इसको रीड कर लेना है, लेकिन मैं आपको यही वाला एग्जाम्पल डायग्राम से समझाता हूँ। ओके बेटे, तो आपको ये एक रजिस्टर दी गई है जिसमें जो पहला बैंड है ना ये आप देख सकते हो रेड कलर का बैंड है। तो मैं टेबल में जाता हूँ और रेड कलर, क्योंकि पहला बैंड ना नंबर होता है, डिजिट होता है, तो वो 2 है, ठीक है। तो मैं रेड होने की वजह से यहाँ पर 2 वैल्यू लिख लेता हूँ। ओके जी, दूसरा जो बैंड ये वाला है ना ये बेसिकली वॉयलेट कलर होता है, ठीक है। और वॉयलेट की वैल्यू जब आप अपने उस टेबल पे जाके देखें तो बेटे वो 7 होती है। तो मैं यहाँ पर दूसरा बैंड भी दूसरा नंबर या दूसरा डिजिट का बैंड होता है, तो यहाँ पर वो 7 मैं लिख लेता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है जो थर्ड बैंड है वो बेसिकली मल्टीप्लायर होता है, हमारे इस केस में वो बेसिकली येलो बैंड है। अब येलो मल्टीप्लायर में देखें ना तो 10 की पावर 4 लिखा है, यानी 10 की पावर 4 में कितने ज़ीरो आते हैं, 4। 10 की पावर जितनी उतने ज़ीरो ना, 4 हैं तो 4 ज़ीरो, तो आप वो 4 ज़ीरो यहाँ पर लिख देंगे कुछ इस तरह से। तो मैं लिख देता हूँ 4 ज़ीरो, 2 3 और 4, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये रेजिस्टेंस बन गई मेरे पास इसकी। अब जो चौथा बैंड है वो है टॉलरेंस बैंड ना, तो वो भी यहाँ पर क्या है, गोल्ड का बैंड है, जैसा कि हमने पिछले एग्जांपल में देखा ये गोल्ड है। और गोल्ड की टॉलरेंस क्या होती है, ±5% होती है। तो मैं क्या इस वैल्यू के साथ ±5% लिख दूँ,
नहीं, मैं परसेंटेज में वैल्यू नहीं लिखता होता, मैं इस वैल्यू का 5% निकालता हूँ आपके सामने। जी तो मेरे पास है 2 7 0 0 अगेन 0 अगेन 0, इसका मुझे निकालना है, मल्टीप्लाई करता हूँ 5 और परसेंटेज क्लिक करता हूँ तो बेसिकली ये आ रहा है 13,500। ओके, तो अब मैं लिखूँगा 13,500 और ये रेजिस्टेंस है तो मैं इसको लिखूँगा दिस इज़ इक्वल टू आर और इसका यूनिट क्या होगा, ये ओहम यूनिट में होगी। अब हमारी बुक ने एक और काम किया है, हमारी बुक ने एक काम नहीं किया, वो ये कि टॉलरेंस बताई है 5% होती है, लेकिन उसकी ये वैल्यू 13,500 नहीं लिखी। हमारी बुक ने ये किया है कि इन जो आखिर वाले 3 ज़ीरो है ना, इसकी जगह किलो लिख दिया के, क्योंकि आपको पता है के एक किलो एक प्रीफिक्स है जो कि बेसिकली 10⁻³ यानी 3 ज़ीरो की जगह आ सकती है। तो ये बन जाएगा 270 के और ओहम जो है ये रेजिस्टेंस है। बुक ने सिर्फ इतना लिखा है, लेकिन बेटे आपने सारा ही लिखना है, आपने प्लस माइनस के बाद ये टॉलरेंस भी लिखनी है। तो आपको ये मिल जाएगा यहाँ पर 2,70,000 ओहम रेजिस्टेंस है, 270 किलो ओहम अगर हम उसको के में तब्दील करें। अब फाइनली ये जो इस टॉपिक में ये चीज़ रह गई कि इस टेबल को सर कैसे याद करें, क्योंकि टेबल याद करना आपका काम है, उन्होंने आपको कलर बता देने हैं बस, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमारे केस में ये डायग्राम तो नहीं ना बनाई है, तो मैंने आपके लिए बनाई है, उसने बस कलर बताए हैं कि पहला रेड है, फिर वायलेट है, फिर येलो है, फिर गोल्ड है। इस तरह आपको 4 कलर मिलेंगे पेपर में, आपको बोला जाएगा इसकी रेजिस्टेंस निकालो और टॉलरेंस बताओ। तो इस तरह से आपने खुद ही ये टेबल याद रखना है। अब टेबल का थोड़ा सा आसान तरीका करते हैं। जी तो बेटे आपने टेबल याद रखने के लिए ना एक सेंटेंस याद रखना है। जी तो सेंटेंस थोड़ा सा आप फनी भी आपको लग सकता है, होता है ना बीबी रोए, बीबी कहते हैं ना, वो पंजाबी में क्या लेते हैं, तो बीबी रोए, रोने को रोए, ठीक है। जी बीवी, बीवी वाइफ, जी बीवी जी, जी बीवी जी, वाई, वाई इंग्लिश में क्यों। तो हो सकता है फनी आपको लगे, लेकिन बड़ा आसान तरीका है, बीबी रोए, जी बीवी जी वाई। अब आप देखें पहला बी ब्लैक है, अच्छा ये थोड़ा सा होता है क्योंकि 2 बी आ रहे हैं तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो पहला बी ब्लैक है, दूसरा बी ब्राउन है, तीसरा आर है रेड है, ओ ऑरेंज, वाई येलो, जी ग्रीन, बी ब्लू। यस 3 बी आ गए, पहले 2 और तीसरा, तो इसलिए बस यहाँ पे आपने ख्याल रखना है कि पहला बी कौन सा है, क्योंकि आगे फिर सारा कुछ चेंज करना पड़ेगा। नीचे वाला वी वॉयलेट है, जी फॉर ग्रे और वाई में डब्ल्यू आ रहा है शुरू वाला, तो डब्ल्यू फॉर वाइट। ये कलर आपने याद रखने, ठीक है। अब तरतीब सेम है कि ज़ीरो से आप शुरू होंगे, पहला नंबर है ना सबका, तो नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और वाइट के लिए 9, ठीक है। तो ये सारे 9 नंबर हैं वाइट के लिए। अब मल्टीप्लायर कोई मुश्किल नहीं होता, जितना नंबर होता है 10 की पावर उतना ही मल्टीप्लायर होता है, यानी अगर इसका 5 है तो 10 की पावर 5 होगा। ये जी है, जी यानी ग्रीन, ठीक है। तो 5 नंबर 10 की पावर 5 उसका मल्टीप्लायर हो जाएगा। तो अब ये सारे नंबर आपने याद रखने हैं, इनमें टॉलरेंस नहीं होती। और आखिर वाले जो 2 हैं, सॉरी 3 हैं, गोल्ड का, सिल्वर का और कलरलेस का, इनकी सिर्फ टॉलरेंस याद रखनी है। गोल्ड की तो हमने बार बार प्रैक्टिस कर ली, याद होगी, ±0.5 यानी 5% होती है। सिल्वर अगर मिल जाए सवाल में, बोर्ड में या कोई भी पेपर में, तो 10% होती है टॉलरेंस प्लस माइनस करके। और अगर कलरलेस यानी आपको बोला जाए कि 3 बैंड है और चौथे बैंड की डिटेल ही ना दी जाए, तो आप समझ जाना कि वहाँ पे टॉलरेंस कितनी होगी, ±20%। जैसे अभी हमने एग्जांपल देखी ना, पहला कौन सा कलर था, रेड था, उसके बाद कौन सा था, वायलेट था, उसके बाद कौन सा था, येलो था। तो अगर यही तीनों होते तो रेजिस्टेंस कितनी निकलती, सेम वही वाली 2,70,000। लेकिन आपने खुद से ±20% करना है, 20% की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट करनी है, क्योंकि आपको नहीं बताया कि चौथा जो है वो गोल्ड है या सिल्वर है, या तो गोल्ड हो सकता है या सिल्वर। और अगर कलरलेस हो तो वो चाहे ना बताए, आपका काम है कि 20% के साथ उसको, इस वैल्यू का 20% निकालें और उसको आंसर करें। जी तो बेटे अभी हम समझेंगे नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट,
यानी NTC, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, थर्मिस्टर। अच्छा, यही बात मैंने आपको पेज 115, यहाँ पर टॉपिक था इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। इसमें अगले पेज पर ये जो पैराग्राफ था ना, इसमें मैंने आपको थर्मिस्टर वाली एग्जांपल दी थी, लेकिन अब दोबारा एक बार देख लेते हैं। अब बच्चे हम देख रहे हैं NTC यानी नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट थर्मिस्टर को, ठीक है। ये बेसिकली एक तरह का थर्मिस्टर, ये एक तरह का क्या है, रेजिस्टर है या रेजिस्टेंस है इसके पास, जिसकी एक यूनिक प्रॉपर्टी ये है कि टेम्परेचर को बढ़ाने पर, टेम्परेचर को ज़्यादा करने पर उसकी रेजिस्टेंस, रुकावट कम हो जाती है। अब आपको पता है जब रेजिस्टेंस कम होती है तो करंट ज़्यादा हो जाता है ना, क्योंकि रेजिस्टेंस रुकावट होती है करंट के रास्ते में। तो अगर रेजिस्टेंस खुद कम हो रही है, रुकावट कम हो रही है, तो फिर गुजरने वाला करंट ज़्यादा हो जाएगा। तो इट मीन थर्मिस्टर के अंदर होता क्या है, टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते हो उसका, रेजिस्टेंस कम और करंट ज़्यादा होता है। अब इसकी वजह क्या है, इमेजिन करते हैं ये थर्मिस्टर का एक पीस है, ज़ाहिर है वो भी कोई ना कोई मटेरियल होगा, तो उसके अंदर भी एटम्स मौजूद होंगे, तो ये उसके अंदर एटम्स मौजूद हैं, ठीक है। अब जो थर्मिस्टर है ना, उसके नॉर्मल हालत के अंदर उसके जो चार्ज कैरियर्स हैं, चार्ज कैरियर्स से मुराद है जो चार्ज को लेकर जाने वाले हैं, जैसा कि इलेक्ट्रॉन्स या पॉजिटिव आयंस, पॉजिटिव चार्जेस, वो इतने ज़्यादा फ्री नहीं होते। तो हम लिखेंगे नॉट सो मच फ्री, वो इतने ज़्यादा फ्री नहीं होते। लेकिन जब आप टेम्परेचर ज़्यादा करते हैं, हीट के ज़रिए टेम्परेचर ज़्यादा करते हैं ना, तो ये जो चार्ज कैरियर्स हैं इनको एक हीट एनर्जी मिलती है, और ये जो बाउंड थे वो अब ज़्यादा फ्री, ज़्यादा मूव करने लग जाएंगे और ज़्यादा करंट होगा। ज़्यादा करंट होने का मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस कम हो गई है। तो यही NTC यानी नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट का बेसिक प्रिंसिपल होता है। नाउ आप सोच रहे होंगे ये लफ्ज़ नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है, तो क्या पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट भी होता है? बिल्कुल। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएं और उसके बढ़ने से रेजिस्टेंस भी बढ़ जाए, जैसा कि मेटल्स के केस में होता है ना, तो अगर आपने पिछला टॉपिक रिवाइज़ नहीं किया, जो अभी मैंने आपको दिखाया वो पहले रिवाइज़ कर लें। तो मेटल्स के केस में क्या होता है, टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाती है, तो वो हम पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट काउंट करते हैं। जबकि इस केस में क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम होती है और करंट बढ़ जाता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम होगी तो हम उसको नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट बोलेंगे, सही है। तो ये बातें आपको मिलेंगी यहाँ पर कि ये जो NTC है ना, और जो उसका सर्किट डायग्राम है, ये बेटे देख लें। अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ इस तरह डायग्राम या सर्किट सिंबल बनाते हो ना, तो ये R यानी सिंपल रेजिस्टेंस होती है। लेकिन अगर इसी के साथ ये जो रेड कलर की इस तरह की लाइन लगा देते हो, तो फिर ये NTC का सर्किट सिंबल हो जाता है। यानी अगर मुझे सर्किट में NTC जो नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है वो दिखता ऐसे है, लेकिन अगर मुझे एक सर्किट बनाना है तो उसके अंदर कोई सिंबल के ज़रिए इसको मैं मेंशन करूँगा और ये वो सिंबल होगा। इट इज़ अ टाइप ऑफ रेजिस्टर हुज रेजिस्टेंस डिक्रीज, यानी इसकी रेजिस्टेंस कम होती है एज द टेम्परेचर इंक्रीज, जब टेम्परेचर बढ़ाते हो। दिस बिहेवियर इज़ ड्यू टू द नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, यानी इसकी वजह क्या है, इसकी वजह है नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। मतलब मटेरियल यूज्ड इन द थर्मिस्टर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बेटर एज द टेम्परेचर राइज। वही बात कि अगर आप टेम्परेचर राइज यानी इंक्रीज़ करते हो तो ये इलेक्ट्रिसिटी को यानी करंट को कंडक्ट करता है बेटर यानी ज़्यादा। तो करंट तो बढ़ना ही है ना कि जब रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। द इंक्रीज़ इन द टेम्परेचर यानी टेम्परेचर बढ़ाने से गिव्स मोर एनर्जी टू द चार्ज कैरियर्स, यानी इलेक्ट्रॉन्स, जो चार्ज कैरियर्स हैं उनको एक तरह की एनर्जी मिलती है, अलाउइंग देम टू मूव फ्रीली थ्रू द मटेरियल। तो वो इस थर्मिस्टर के अंदर, मटेरियल के अंदर फ्रीली मूव करते हैं, विच रिड्यूस द रेजिस्टेंस, यानी करंट बढ़ता है और इससे रेजिस्टेंस कम होती है। तो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल आप पढ़ चुके हो। अब जहन में आता है या पेपर में आता है कि थर्मिस्टर का काम क्या होता है, यानी एक्शन और यूज़।
तो एज द टेम्परेचर राइज यानी टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस ऑफ एनटीसी थर्मिस्टर डिक्रीज, बात वही रिपीट हो गई। दिस मेक्स यूजफुल फॉर एप्लीकेशन वेयर चेंज इन टेम्परेचर, बल्कि आप ना यहाँ पर डायरेक्ट आ जाएँ कि आपको एनटीसी कहाँ यूज़ करना है। नंबर 1 टेम्परेचर सेंसिंग सर्किट्स के अंदर, यानी ऐसा सर्किट जिसका काम क्या हो, टेम्परेचर को सेंस करना। तो क्योंकि ये टेम्परेचर के लिहाज से अपना करंट चेंज करता है ना, तो हम इनको उस सर्किट में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो उस सर्किट में अगर टेम्परेचर बढ़ रहा हुआ, तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी और करंट भी बढ़ जाएगा, क्योंकि यही बात हमने यहाँ पे की है, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा हुआ तो करंट भी बढ़ जाएगा। तो अगर उस सर्किट में करंट बढ़ जाएगा तो हम आइडिया ले लेंगे कि उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है। इस तरह से अगर टेम्परेचर कम हो रहा हुआ तो करंट भी कम हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर का करंट के साथ डायरेक्ट बन रहा है ताल्लुक। टेम्परेचर बढ़ेगा, रेजिस्टेंस कम, लेकिन करंट भी बढ़ेगा। तो इसलिए उन सर्किट्स में जहाँ पर आपको क्या ज़रूरत होगी, टेम्परेचर सेंस करने की ज़रूरत होगी, तो आप थर्मिस्टर यूज़ करते हैं। जैसा कि थर्मोमीटर्स हैं, अब उन्हीं सर्किट की कुछ मिसालें दी गई हैं, फॉर एग्जांपल लिख के। थर्मोमीटर्स हैं स्पेशल किस्म के, इसके अलावा जो टेम्परेचर मॉनिटरिंग सर्किट्स हैं, यानी टेम्परेचर को मॉनिटर करने वाले सर्किट्स। उसके अलावा टेम्परेचर कंपनसेशन सर्किट, यानी वही सारी बातें हैं कि जहां आपने मेन ये बात याद रखनी है कि जो टेम्परेचर सेंसिंग सर्किट है ना, ऐसे सर्किट जिनका मकसद क्या होता है, टेम्परेचर को सेंस करना कि टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, तो हम वहाँ पे थर्मिस्टर का इस्तेमाल करते हैं। अब एप्लीकेशंस भी वही हैं, आप यूजेस ऊपर वाले कर लें, एप्लीकेशन कर लें, सेम ही चीज़ है। तो पहली एप्लीकेशन सेम है, टेम्परेचर सेंसर्स इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यानी जो डिवाइसेस हैं उनमें ज़ाहिर है सर्किट लगे होंगे ना, तो उनमें एज आ टेम्परेचर सेंसर काम करते हैं, क्योंकि ये टेम्परेचर के लिहाज से अपना करंट चेंज कर लेते हैं ना। टेम्परेचर बढ़ेगा तो इनमें ज़्यादा करंट होगा, टेम्परेचर कम होगा तो इनमें कम करंट होगा, तो फिर हमें टेम्परेचर सेंस हो जाता है। नंबर 2 ओवर करंट प्रोटेक्शन इन पावर सप्लाईज, यानी अगर हमें डर होता है ना कि जो हमारे घरों की चीज़ें हैं, जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं, वो ओवर करंट से ख़राब हो जाती हैं, तो हमें ओवर करंट से प्रोटेक्शन करनी है इस थर्मिस्टर का इस्तेमाल करके। वेयर द थर्मिस्टर कैन लिमिट करंट बेस्ड ऑन टेम्परेचर चेंज, ठीक है। मतलब कि अगर किसी जगह पे करंट ज़्यादा आ रहा हुआ, अगर किसी जगह पे या जहाँ पर हमने सर्किट जोड़ा है ना, उस सर्किट में ज़्यादा करंट आ रहा हुआ, तो ये ओवर करंट हो गया, जिससे हमें क्या करनी है, प्रोटेक्शन करनी है। तो हम थर्मिस्टर लगा देंगे, थर्मिस्टर अपना टेम्परेचर डाउन करके टेम्परेचर कम करेगा तो करंट भी कम हो जाएगा, लिहाजा जो पीछे से ज़्यादा करंट आ रहा है वो थर्मिस्टर में से कम होकर गुजरेगा, थर्मिस्टर उसको ज़्यादा नहीं गुजरने देगा और उससे आगे लगी सर्किट की जो चीज़ें हैं वो प्रोटेक्ट हो जाएंगी। जी तो बच्चे अभी हम देखेंगे LDR यानी लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। देखिए ये भी रेजिस्टर है थर्मिस्टर जैसे। थर्मिस्टर जो रेजिस्टर था उसका ताल्लुक था टेम्परेचर के साथ, और ये रेजिस्टर जो है इसका ताल्लुक है लाइट के साथ, तो नाम से ज़ाहिर है LDR यानी लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। सबसे पहले अगर हम इसकी सर्किट डायग्राम देखें तो इस तरह से हैं। ये आपने देखें एक बॉक्स या रेक्टेंगल कहते हैं ना, बना के दोनों तरफ कनेक्शन की तारें लगा दी, उसको एक सर्कल में बंद किया और ये दो लाइनें लगा दी जो कि लाइट को रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये बन गई सर्किट डायग्राम LDR की। तो अब हमने देखना है कि ये काम कैसे करता है। देखें अगर ये हम एक LDR यहाँ पर बना लेते हैं ना, तो ये एक हम इस तरह का रेक्टेंगल लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, दोनों तरफ कनेक्शन बिल्ड करेंगे, फिर एक सर्कल लगाएंगे और लाइट के लिए ये एरोस लगाएंगे। अब LDR पर पड़ने वाली ये जो लाइट है, अगर ये ज़्यादा हुई यानी उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा हुई, तो मैं लिख लेता हूँ कि अगर लाइट क्या हुई, ज़्यादा हुई, तो इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है, इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है। LDR एक रेजिस्टेंस है जिसका ताल्लुक लाइट के साथ होता है। अगर इस पर पड़ने वाली लाइट हो ज़्यादा तो इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है। आपको पता है रेजिस्टेंस के कम होने से करंट ज़्यादा हो जाता है, तो ये भी लाइट के साथ डायरेक्ट ताल्लुक है। जैसे थर्मिस्टर का टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट ताल्लुक होता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो करंट बढ़ जाएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है,
अगर इस LDR के ऊपर पड़ेगी ज़्यादा लाइट तो इसमें से गुजरेगा ज़्यादा करंट, और अगर इस पर पड़ेगी कम लाइट तो इसमें से गुजरेगा कम करंट। लेकिन रेजिस्टेंस से इन्वर्स ताल्लुक है, यानी लाइट के बढ़ने से रेजिस्टेंस कम होती है। बहरहाल कहता है इट इज़ टाइप ऑफ रेजिस्टर हुज रेजिस्टेंस डिक्रीज, जिसकी रेजिस्टेंस होती है कम, एज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज, अगर इसमें से गुजरने वाली लाइट या इस पर पड़ने वाली लाइट उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है। तो कहता है द मोर लाइट, यानी अगर ज़्यादा लाइट पड़ेगी ना तो मोर करंट फ्लोज थ्रू इट। ठीक है, तो करंट का डायरेक्ट ताल्लुक है लाइट के साथ। लाइट ज़्यादा पड़ेगी तो ज़्यादा करंट गुजरेगा। एज इट्स रेजिस्टेंस डिक्रीज, क्योंकि लाइट के ज़्यादा पड़ने पर रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट ज़्यादा हो जाएगा। अब हमने इसकी वजह देखनी है। इसकी वजह ये है कि ये एक LDR है, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर, जिसमें आपको एक मिलेगा फोटो कंडक्टिव मटीरियल ओवर द टॉप सरफेस। अब फोटो कंडक्टिव मटीरियल क्या होता है, आइए उसको समझ लेते हैं। फोटो का मतलब होता है लाइट, सो फोटो कंडक्टिव मटीरियल, फोटो कंडक्टिव मटीरियल ऐसा मटीरियल जिस पे जब लाइट पड़ती है तो वो ज़्यादा कंडक्टिव बन जाता है, यानी उसमें से करंट ज़्यादा गुजरेगा। तो यही तो बात हुई है कि लाइट पड़ने पर करंट ज़्यादा होगा। अब वजह क्या है कि इस मटेरियल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस मटेरियल में भी ज़ाहिर है एटम्स पड़े होंगे इस तरह से रैंडम से, और इलेक्ट्रॉन्स पड़े होंगे ना। तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नॉर्मल हालत में, मतलब जब लाइट ना पड़ रही हो, तो वो इतने ज़्यादा फ्री नहीं होते, वो इतना ज़्यादा मूव नहीं करते, तो इतना ज़्यादा करंट भी नहीं होता। बट अगर इस पर ज़्यादा हम लाइट फेंकें, ठीक है, तो इसके ये जो चार्ज कैरियर्स हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो ज़्यादा मोबाइल हो जाते हैं, मतलब ज़्यादा मूव करने लग जाते हैं, तो ज़्यादा करंट गुजरेगा। यानी फ़ोटो कंडक्टिव मटीरियल की प्रॉपर्टी बता रहा हूँ कि जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है ना, तो लाइट आपको पता है एक एनर्जी है, तो वो एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन्स लेकर फ्रीली मूव करते हैं, यानी करंट कंडक्ट करते हैं। तो अब उसकी रीज़न हम पढ़ते हैं, कहता है दिस अकर, यानी ऐसा क्यों होता है, बिकॉज द फोटो कंडक्टिव मटीरियल इनसाइड द LDR, जो LDR के अंदर फोटो कंडक्टिव मटीरियल है ना, एब्जॉर्ब्स लाइट एनर्जी, वो लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, विच एक्साइट्स इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से अंदर वाले इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं, मतलब रेस्ट छोड़ देते हैं और मूवमेंट में आ जाते हैं, अलोइंग देम टू मूव मोर फ्रीली, और वो ज़्यादा फ्रीली मूव करेंगे, दस रिड्यूस द रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस यानी रुकावट कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मूव करेंगे, मतलब ज़्यादा करंट होगा। ज़्यादा करंट किस वजह से हुआ है, क्योंकि आप लाइट फेंक रहे थे जो कि एक एनर्जी होती है, उससे इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिली, वो एक्साइट हुए, एक्साइट होने के बाद इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव करने लग गए और करंट ज़्यादा हो गया, रेजिस्टेंस कम हो गई। तो अब इसके भी हम एक्शन एंड यूज़ देखेंगे, तो आपने ये बात पढ़ लेनी है, सेम टू सेम है। याद आपने क्या करना है, याद आपने करना है लाइट सेंसिंग सर्किट। देखें जो बिहेवियर है वही उसका इस्तेमाल है। जैसे थर्मिस्टर का काम क्या था, टेम्परेचर सेंसिटिव सर्किट में उसको यूज़ किया जाता था ना, तो हम LDR को यूज़ करते हैं लाइट सेंसिंग सर्किट में। और इन सर्किट में होता क्या है, चेंजेस इन लाइट इंटेंसिटी आर मॉनिटर, हम मॉनिटर करते हैं कि लाइट की इंटेंसिटी में क्या चेंज आएगा, क्योंकि ये LDR ही वो चीज़ है जो ये काम कर सकती है ना। क्योंकि अगर उस सर्किट पे ज़्यादा लाइट पड़ेगी, ज़्यादा लाइट, तो LDR करंट ज़्यादा कर देगा, तो करंट ज़्यादा गुजरना शुरू हो जाएगा। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हो। तो अब यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरह के सर्किट की मिसाल है। सबसे पहले है लाइटिंग सिस्टम। आपने स्ट्रीट लाइट के बारे में सुना होगा, जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं ना, गलियों में जो लाइट्स होती हैं, वो खुद ही लाइट की बेस के ऊपर क्या करती हैं, अपना बिहेवियर चेंज कर लेती हैं। तो स्ट्रीट लाइट्स ये लाइटिंग सिस्टम हो गया। इसके अलावा ब्राइटनेस सेंसर्स इन कैमरा, जो कैमरास के अंदर सेंसर्स होते हैं उनमें भी LDR इस्तेमाल हो रहा होता है, जो कि ब्राइटनेस को सेंस करते हैं, एडजस्ट करते हैं। और दूसरी एप्लीकेशंस जहाँ पे लाइट लेवल डिटेक्शन इज़ नीडेड, यानी जहाँ पे भी ज़रूरत है कि लाइट का कितना लेवल रखना है, तो हम LDR का इस्तेमाल करते हैं, राइट। अब एप्लीकेशंस भी तकरीबन सेम चीज़ें होती हैं। तो पहली बात लिखी है कि स्ट्रीट लाइटिंग दैट ऑटोमेटिकली टर्न्स ऑन व्हेन इट गेट्स डार्क,
यानी अब पूरा हमने ना जो सर्किट है वो इस तरह से डिज़ाइन किया है, इसकी भी पूरी डिटेल है, लेकिन आप बेसिक लेवल का याद रखें कि पूरा सर्किट आपने ऐसे बनाया होगा कि अगर डार्क यानी अंधेरा हो रात का वक्त, तो जो स्ट्रीट लाइट होगी वो खुद ब खुद ऑन हो जाएगी। तो आपने पूरा सर्किट अब नहीं समझा सकता इस लेक्चर में, ना सिलेबस का इस वक्त पार्ट है, तो आप ये बस याद रखें कि इनमें LDR है और LDR होने की वजह से ये लाइट के साथ इसका ताल्लुक हो गया। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 देखें जो कि दूसरी एप्लीकेशन भी है, ब्राइटनेस सेंसर इन कैमरा। ये वही बात हो गई, दैट एडजस्ट एक्सपोजर बेस्ड ऑन द एम्बियंट लाइट लेवल्स। यानी एक नॉर्मल से हमने लाइट एडजस्ट करनी होती है ना, जिससे कैमरा क्वालिटी या इमेज क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी बेटर आए, तो वहाँ भी LDR यूज़ होते हैं। सही है, तो यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर था।